बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अधिगम की विशेषता से आप सहमत नहीं है। जिससे हम सहमत नहीं होंगे वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला था अधिगम में व्यवहार या व्यवहार की क्षमता में स्थायी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, यहाँ में स्प्रिंटिंग हुई है, आ जाता है, ऐसा लिखा है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन है कि अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास अथवा अनुभव के कारण होता है। सी नंबर ऑप्शन है, जैसे आप देख पा रहे हो, दवा, थकान, बीमारी के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम न होकर एक अविशेषता होती है, यानी हैबिचुएशन बोलते हैं जिसे। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया और निष्पादन से भिन्न है। ठीक है, अगर आप इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो बी, सी और डी ये तो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए गलत है। हमें ये पूछा था क्वेश्चन, अगर ध्यान दिया हो, कि हम जिससे सहमत नहीं है, यानी जो अधिगम की विशेषता है उससे हम सहमत नहीं होंगे, तो वो 1 नंबर ऑप्शन या ए नंबर ऑप्शन से नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा है, पढ़ा भी है कि जो अधिगम हम कहते हैं ना कि व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन होता है, जबकि ये कह रहा है क्षमता में स्थायी परिवर्तन। तो यही इस वजह से ये क्वेश्चन कह सकते हैं गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन, कि समस्या समाधान स्थिति के विषय में संज्ञानवादी कहते हैं। जैसे कि यह उद्दीपक प्रत्युत्तर अनुबंधन है, यह पुनर्वर्णन पर आधारित है, यह प्रयास व त्रुटि पर आधारित है, यह चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है। अगर हम कॉग्निटिव थ्योरी की बात करते हैं या संज्ञानवादी की बात करते हैं तो वो हमेशा चिंतन की बात करते हैं, यानी यह चिंतन प्रक्रिया पर आधारित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3, के निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। पहला है, अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है। अधिगम में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का क्रम क्रम निहित होता है। और सी नंबर ऑप्शन है, अधिगम निष्पादन से भिन्न प्रक्रिया है। अधिगम वृद्धि एवं परिपक्वता के कारण होता है। ठीक है, ये कहना गलत हो जाएगा। आपने केवल यही पूछा है कि जो अधिगम की विशेषता नहीं है, तो वो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी अधिगम वृद्धि एवं परिपक्वता के कारण होता है, ये कहना गलत हो जाएगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहे हैं कि चिंतन के विषय में सत्य कथन चयन कीजिए। पहला है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, तो ये बात तो सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं अदृश्य व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से बिंबों, विचारों तथा प्रत्ययों का प्रयोग होता है। चिंतन समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें हम प्रत्यक्ष वास्तविक क्रियाओं के स्थान पर विचारों तथा प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कहना राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये तीनों कथन है वो आपके चिंतन है के बारे में सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है, बालक के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए, यह उक्ति अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। परीक्षणात्मक अनुबंध, प्राचीन अनुबंध, क्रिया परिचित अनुबंध, वाचक अनुबंध। तो ये आके ऑब्जर्वेशन लर्निंग से संबंधित है। इस जो बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है उससे संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बालक द्वारा प्रश्न का सफाई से तथा सही उत्तर लिखने पर अध्यापक प्रशंसा करता है, इससे बालक के सफाई तथा सही उत्तर देने का व्यवहार बढ़ता है। यह कौन सी अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। जैसे परीक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंध, क्रिया प्रसूत अनुबंध, और आपका डी नंबर ऑप्शन है अंतर्दृष्टि अधिगम। ठीक है, तो हम देखा जाए तो ये आपके स्किनर से संबंधित है, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा थोंडाक द्वारा दिए गए अभ्यास के नियम का शैक्षिक महत्व नहीं है। ठीक है, पहला है, शिक्षक द्वारा छात्र को कक्षा में बार बार विषय या पाठ को दोहराने देना चाहिए, तो ये बात तो सही है। शिक्षक द्वारा छात्र को बीच बीच में सीखे गए विषय को दोहराना नहीं तो सुझाव देना चाहिए, ये भी बात सही है। ठीक है, और आपका जो सी नंबर ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा छात्र को इस बात के लिए भी आगाह करते रहना चाहिए कि यदि बीच बीच में सीखे गए विषय को नहीं दोहराया तो उनका विस्मरण हो जाएगा, यानी वो भूल जाएगा, तो ये भी बात सही है। डी नंबर ऑप्शन है, शिक्षक को पहले बालकों को अभिरुचि यानी इंटरेस्ट एवं अक्षमता यानी एप्टीट्यूड का मापन कर लेना चाहिए ताकि उनकी तत्परता का उन्हें सही सही ज्ञान हो जाए, तो ये कहना गलत हो जाएगा, ऐसे हम नहीं कर सकते, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थिति के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है। तो ऑप्शन है आपके अधिगम का शून्य हस्तांतरण, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राचीन अनुबंधन के निर्धारकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, सहकालिक अनुबंधन में अनुबंधित व अनुबंधित उद्दीपक एक साथ दिए जाते हैं। यानी ये अगर कथन आपने देखे होंगे, जो अनुबंधन की विधियां हैं ये 4 प्रकार की होती हैं, इनमें से 3 प्रकार दे रखे हैं, तो देख लेते हैं। यानी ये कह रहा है कि अनुबंधन में अनुबंधित क्या चीज़ थी यहाँ पे आपके की जो घंटी की ध्वनि, ठीक है, यानी सी एस है, ये सी एस है। और अनुबंधित जो उद्दीपक है ये आपका है भोजन, यू सी एस। यानी ये कह रहा है ये दोनों को एक साथ देना ही जो सहकालिक अनुबंधन कहलाता है, यानी इसे बोलते हैं साइमल्टेनियस, इंग्लिश में बोलते हैं साइमल्टेनियस, यानी सहकालिक कह लो या समकालिक कह लो। तो ये बात सही है, यानी अगर सी एस और उसके साथ यू सी एस देते हो तो एक साथ देना चाहिए, यानी दोनों को एक साथ, ठीक है। ये ऑप्शन तो यानी इसकी बात की है। दूसरा है निलंबित अनुबंधन, जिसे बोलते हैं डिले कंडीशन की अनुक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक यानी जो आपकी ध्वनि है जिसे सी एस कहते हैं का प्रारंभिक अनुबंधित उद्दीपक यानी यू सी एस से पहले देना चाहिए। यानी ये इसका ये मतलब है कि जैसे ध्वनि आपने दी उसके तुरंत बाद आप यू सी एस यानी भोजन परोसें, ठीक है। टाइमिंग होनी चाहिए 0.2 सेकंड से 0.5 सेकंड, जो ऑप्शन में नज़दीक हो वो देख लेते हैं हम इसमें। ठीक है, अवशेष अनुबंधन जिसे बोलते हैं हम ट्रेस कंडीशन, इसे ही चिन्ह अनुबंधित भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले आप ध्वनि दोगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या दोगे, यू सी एस यानी जैसे भोजन बोलते हैं। तो यही कह रहा है कि प्रक्रिया में जैसे अनुबंधित उद्दीपक या ध्वनि का प्रारंभ और अंत अनुबंधित उद्दीपक से पहले, यानी समझ गए ना, वही बात कह रहा है कि पहले आप सी एस तो उसके कह सकते हैं बहुत देर बाद यू सी एस देना, ठीक है, यानी उसके बाद। तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है लास्ट, सभी कथन सही है, तो ये सही है। यानी ये तीनों कथन हैं, ये आपके अनुबंधन की विधियां हैं, जिनमें से 3 प्रकार दे रखे हैं। चौथा प्रकार आपको बता पाऊंगा, इसे बोलते हैं बैकवर्ड कंडीशन, जिसे पश्चगामी अनुबंधन कहते हैं। यानी पहले आप उसे भोजन दे दे, भोजन को हम कहते हैं यू सी एस, और कहते हैं ना इसके बाद में ध्वनि दो, इसके बाद में आप ध्वनि दोगे, जो ध्वनि होती है वो सी एस होती है। ये 4 प्रकार बताए थे पाउलर ने, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत यानी जिसे बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग के विषय में असत्य कथन को कौन सा है, यानी असत्य कथन चूज करना। पहला, इस प्रकार के अधिगम का सर्वप्रथम अध्ययन यान पी पाउलर के द्वारा किया गया था, सही है। पाउलर का मुख्य उद्देश्य पाचन की क्रिया की शरीर के प्रक्रियात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना होता है, तो ठीक है, ये शरीर वैज्ञानिक ही थे, यानी जो पाचन की क्रियाओं से संबंधित इन्होंने प्रयोग किया था। जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं जो कुत्ते में पाई जाती हैं, जो लार ग्रंथियाँ से संबंधित होती हैं, तो ये बात सही है। यानी मुख्य उद्देश्य पाचन क्रिया शरीर प्रक्रियात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना था, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन है, पाउलर ने अपने प्रयोग चूहे और बिल्ली पर किए थे, चूहे बिल्ली पर नहीं किए थे, इन्होंने कुत्ते पर किए थे, ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, पाउलर के अनुबंधन सिद्धांत में अनुबंधित अनुक्रिया यानी कंडीशनल रेस्पॉन्स के रूप में होने वाली क्रिया है भोजन, घंटी की ध्वनि, भोजन व घंटी की ध्वनि दोनों लार शराब। तो हम जाएंगे लार शराब पर, ठीक है। यानी जब उसे अनुबंधन हो गया था, यानी जब हम सी एस यानी घंटी की आवाज़ दे रहे थे, तो सिया यानी हम कह सकते कंडीशनल स्टिमुलेट था, जब भी दे रहे थे तो क्या हो रहा था, कंडीशनल रेस्पॉन्स, यानी हम कह रहे थे अनुबंधित अनुक्रिया हो रही थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। पहला था, अधिगम किए गए तथ्य सामान्यतः स्थायी होते हैं, यह पुनरावृत्ति पर बल देता है, बालकों को यह बल दुश्चिंता से छुटकारा दिलाने में अनुप्रयोग किया जाता है, अवबोध एवं रुचि की भूमिका अत्यंत कम होती है। तो देखा जाए तो इसमें से हमें ये चूज करना था ना कि मतलब सही नहीं है, यानी जो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो आपका पहला ही हो जाएगा, यानी अधिगम किए गए तथ्य सामान्यतः स्थायी होते हैं, ये कहना गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के गौड़ नियम का हिस्सा नहीं है। जैसे अनुक्रिया ये तो होता है, प्रभाव का नियम ये आपका मुख्य नियम है, ठीक है, गौड़ नियम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिगम का प्रतिपादन किया गया था, प्रयास एवं त्रुटि का, तो यही किया गया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां नंबर, ये कह रहा है कौन
सही सुमेलित युग में ये अधिगम या लर्निंग और ये इनके प्रतिपादक और समर्थक हैं। उद्दीपक अनुक्रिया यानी एसआर थ्योरी किसने दी थी, तो ये आपके थॉर्नडाइक से संबंधित है। ठीक है, संकेत अधिगम है, ये आपके टोलमैन से संबंधित है। क्षेत्र सिद्धांत हो जाएगा, ये आपके कोटलैनी से संबंधित हो जाएगा। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये आपके कोलर से संबंधित हो जाएगा। अगर हम इसे कहें कि मिलान, जो मिलान हो जाएगा वो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है। जैसे सामाजिक अनुकरण, ग्रुपिंग, तो ये तो होती है। विलोपन भी होता है, सहज पुनर्प्राप्ति होती है, लेकिन जो सामाजिक अनुकरण होता है वो नहीं होता है। ठीक है, किसमें क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि नकारात्मक पुनर्वलन है, वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है क्या, नकारात्मक पुनर्वलन। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा टोलमैन के अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है। चिन्ह अधिगम, ये तो होता है। प्रत्याशा सिद्धांत, ये भी होता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत और चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत नहीं होगा, ये तो आपके कोहलर, कोप्पा और मैक्स वर्दिमा से संबंधित है। ठीक है, लेकिन संज्ञानवादी टोलमैन माने जाते हैं, लेकिन ये कहना कि उन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थॉर्नडाइक के संबंधवाद अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। यानी संबंधवाद अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन कि ये कह रहा है अधिगम में प्रयास एवं त्रुटि समाहित होती है या रहती है, बिल्कुल सही है। अधिगम संबंधों या बंधनों के बनने का परिणाम होता है, ये भी बात सही है। अधिगम सूझ युक्त न होकर उत्तरोत्तर होता है, ठीक है, ये भी बात सही है। अधिगम संज्ञान पर निर्भर होता है, यानी जो कॉग्निटिव से संबंधित होता है, यानी जो दिमाग से संबंधित जो भी मानसिक क्रिया होती है उनसे संबंधित होता है, ये कहना गलत होगा। ठीक है, थॉर्नडाइक तो हमेशा रटने पर या अभ्यास करने पर ज़्यादा बल देता है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि संज्ञान पर आधारित होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्किनर द्वारा दी गई पुनर्वलन की संकल्पना थॉर्नडाइक द्वारा दी गई निम्नांकित में से किस संकल्पना के समान है। ठीक है, यानी जो स्किनर के द्वारा जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया था और थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, तो उन संकल्पनाओं में समानता किसमें है वो बतानी। जैसे अभ्यास, ये तो होगा नहीं। प्रभाव का नियम है, ये कहना सही होगा, यानी ये थॉर्नडाइक ने भी बताया था, लॉ ऑफ इफेक्ट, और इसी पर आधार स्किनर का नियम हो, तो ये समानता है दोनों का, यानी कॉन्सेप्ट से संबंधित। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सी तर्क की विशेषता नहीं है। यानी जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग से संबंधित है, इसे भी समझ सकते हैं, या तर्क से संबंधित विशेषता नहीं है, वो चूज करनी। पहला है तर्क में कोई निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य निहित नहीं होता है। तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं। वैसे देखा जाए तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमें यही पूछा था विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी विशेषताएं जैसे चिंतन के समान तर्क भी एक उच्च प्रतीकात्मक क्रिया होती है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन है तर्क का सहारा उस समय लिया जाता है जब हम पूर्व निश्चित व्यवहार द्वारा किसी समस्या को हल नहीं कर सकते, तो ये भी बात सही है। तर्क में व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान या अथवा ऐसे भी कह सकते हैं पूर्व अनुभवों का प्रयोग करता है, तो ये भी बात सही है। तो हम कहेंगे बी, सी और डी तो सही थे, लेकिन जो सत्य नहीं है वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। हमें यही चूज करना था गलत कौन सा कथन है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जैसे शेपिंग एक क्रिया परिसर से अनुबंधन से संबंधित है, ये बात तो सही है। उपयोग का नियम प्रयास एवं त्रुटि से संबंधित है, ठीक है, ये भी बात सही है। मॉडलिंग प्रेक्षणात्मक ये आपके सामाजिक बांडुरा यानी जो अल्बर्ट बांडुरा है उनसे संबंधित है, सही है। अनुबंधित उद्दीपक यानी जो अनुबंधित उद्दीपक है ये आपके पाउडर से संबंधित है, न कि लेविन, यानी जो लेविन है या लेब क्षेत्र सिद्धांत, यानी जो आपके कुट लेविन से संबंधित नहीं होगा ये। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी पे, ये आपके अनुबंधित उद्दीपक है, ये आपके पाउडर से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य कथन है। पहला है अव्यक्त अधिगम में एक नया व्यवहार सीख लिया जाता है, किंतु यह व्यवहार तक प्रदर्शित नहीं होता है जब तक उसे पुनर्बलित नहीं किया जाता है। तो ये आपके टोलमैन का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम एक बार समस्या का समाधान मिल जाने पर अगली बार समस्या उपस्थित होने पर उसकी पुनरावृत्ति तत्काल की जा सकती है, तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेक्षणात्मक अधिगम के अनुसार बालक अधिकांशतः सामाजिक व्यवहार दूसरों के परीक्षण तथा नकल करके सीखता है, ये बाटूरा से संबंधित है, ये भी बात सही है। तो हम जाएंगे उपरोक्त सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन था नए अधिगम पूर्व अधिगम के प्रभाव को अधिगम अंतरण कहते हैं। ठीक है, तो ये बात सही है। बी नंबर ऑप्शन, अधिगम को सुगम बनाने वाले कारकों में अभिप्रेरणा तथा प्राणी की तत्परता की कोई विशेष भूमिका नहीं होती, जबकि यही महत्वपूर्ण विवेक कह सकते हैं भूमिका होती है। तो ये कहना गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा सत्य कथन चूज करना था तो वो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि अधिगम प्रभावित होता है अधिगम कर्ता की आयु तथा परिपक्वता से, अधिगम कर्ता की संवेगात्मक स्थिति से, सी नंबर ऑप्शन है पूर्व में किए गए अधिगम से। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी पर, यानी उपरोक्त सभी से इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक बालक के लिए संस्कृत सीखने के बाद हिंदी सीखना सरल हो गया, परंतु उसी बालक द्वारा सीखी गई संस्कृत से उसके गणित सीखने में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रकार संस्कृत के ज्ञानार्जन का उसके गणित सीखने पर किसी भी का प्रभाव नहीं पड़ना किस प्रकार का अधिगम अंतरण कहलाता है। जैसा कि आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, धनात्मक अंतरण, ऋणात्मक अंतरण, शून्य अंतरण, एक और दो, यानी ए और बी। तो हम कहेंगे इसमें से शून्य अंतरण हो जाएगा, क्योंकि कोई उससे प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूत अनुबंध की दर प्रभावित होती है प्रबलन के प्रकारों से, प्रबलन जो प्रबलित प्रयासों की संख्या से, प्रबलन में विलंब से, उपरोक्त सभी। तो हम ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, यानी दर पूछी है उसने, यानी जो अनुबंधन की दर है वो प्रभावित होती है, इन तीनों से हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट ज्ञानी के श्रृंखलात्मक अधिगम की सबसे ऊपरी अवस्था कौन सी थी, वो आपकी समस्या समाधान थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से किस कारक का संबंध पूर्णतः अधिगमकर्ता से नहीं है। ठीक है, यानी जो आपके लर्नर्स हैं उनसे संबंध नहीं है। पहला, अधिगमकर्ता का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, तो ये तो अधिगमकर्ता से संबंधित होगा। अधिगमकर्ता की तत्परता व इच्छा शक्ति, ये भी आपके जो लर्नर्स है उनसे संबंधित होगा। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर, ये भी लर्नर्स से संबंधित है। लेकिन अध्यापक का व्यक्तित्व एवं व्यवहार, ये आपके लर्नर्स यानी अधिगमकर्ताओं से संबंधित नहीं है। यही हमें पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द है, अवश्य, राधिशा, भीतर, प्रतिदिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा राधिशा, जो है एक विकारी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है। जैसे कुछ लोग सभा में उपस्थित थे, गुड़िया बाजार से 15 पुस्तक लाई है, कोई घोड़ा कल खेत में घास चर रहा था, उसकी बाड़ी मधुर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये कोई घोड़ा है कल खेत में घास चर रहा था, वो आपका हो जाएगा एक सार्वनामिक विशेषण उदाहरण। अगर एक और एग्जाम्पल देखें, वह लड़का, यानी वह लड़का, ठीक है, बहुत होशियार है, होशियार। ठीक है, तो अब देखा जाए तो अगर इस वाक्य में पूछे कि किस प्रकार का विशेषण है, तो ये भी एक आपके सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यानी जो लड़का है वो उसे या वह उसे डिनोट कर रहा है, किसको, लड़का को, यानी वह लड़का, यानी ये क्या हो जाएगा, एक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। वह लड़का बहुत होशियार है, तो ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, यानी संज्ञा से जो विशेषण बनाते हैं वो नहीं है, वो चूज करना है। जैसे भारत से भारतीय बना, ये तो हो जाएगा। विश्व से विशैला बना, ये भी हो जाएगा। मानव से मानवीय बना, ये भी हो जाएगा। लेकिन बाहरी है वो आपकी संज्ञा से बना विशेषण नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये कह रहा है कि वैरागियों को यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है। इस वाक्य में विशेष है, यानी विशेष का मतलब होता है जो नाउन यानी संज्ञा। ठीक है, जैसे वैरागियों, संसार, मिथ्या, प्रतीत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसार है वो आपका एक विशेष से पद हो जाएगा, यहाँ पर पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि किस समूह में सभी परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, जैसे सब जंगल, अधिक मिठाई, सब पेड़, दलित, द्राक्षा, बहुत गायें, घड़ा पानी, पतला व्यक्ति, 5 नदियाँ। इसमें से अगर देखा जाए ना तो एक मात्र ऑप्शन ए ही लग रहा है कि जो परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, बाकी किसी में कोई चीज़ नहीं दे रखी कन्फर्म कि हम कह सके परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है।
जैसे कि विलोम प्रतिलोम तो एक ही बात है, साकार विकार ये भी एक ही बात है, अत और अति ये आपके विलोम के सही योग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। मिठाई नहीं होगा, पिशाच नहीं होगा, स्वदेश भी नहीं होगा, लेकिन भूखा शब्द है वो आपका एक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि 38 नंबर क्वेश्चन है कि वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की विधि को बताते हैं उन्हें फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। कालबोधक क्रिया विशेषण, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण, रीति बोधक क्रिया विशेषण या निश्चय बोधक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक होते हैं क्रिया विशेषण, वो आपके क्रिया की विशेषता बताएंगे, तो हम कह देंगे उन्हें कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यही कह रहा था, क्रिया के होने की विधि का बोध कराते हैं ये बताते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञ का सही विलोम होगा, जैसे अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, विज्ञ, बहुज्ञ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर, परिश्रम करो अन्यथा बाद में पछताओगे। वाक्य में जो अन्यथा शब्द आया है या जो अन्यथा अव्यय है वो किससे संबंधित है, जैसे विस्माद बोधक है, ये संबंध बोधक है, क्रिया विशेषण है, ये समुच्चय बोधक है, यानी ये जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो हम कहेंगे ये एक समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। मैं बहुत बोलता हूँ, क्रिया से पहले क्रिया विशेषता बताई जा रही, बहुत ज़्यादा बोलता है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए की ही राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन से हैं, यानी जो स्थान का बोध कराएं वैसे हो जाएंगे, जैसे यहाँ, सामने, आज, बाद, क्योंकि, ताकि, धीरे, वैसे। तो इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ और सामने ये आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण होंगे। ठीक है, आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, क्षणिक का विलोम होगा निःशंक, अनहित, अज्ञापित, शाश्वत। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाश्वत होता है वो क्षणिक का ही विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, किस युग में विलोम शब्द नहीं है, जैसे मुख्य, वाचा, मितव्ययी, अपव्ययी, अनुरक्त। अनुरक्त का विरक्त होता है, आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमिष का विलोम शब्द है निरामिष, सामिष, अमिष और आमिष। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, यानी निरामिष ही होगा आमिष का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, गद्य या पद्य पाठ पढ़ाते समय सस्वर वाचन के माध्यम से उच्चारण शिक्षण किस उपागम के अंतर्गत आता है। पाठ संसर्ग उपागम, रचना संसर्ग उपागम, खेल उपागम, परियोजना उपागम। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन है, जो पाठ संसर्ग उपागम हो उसी के अंदर हम कह सकते हैं गद्य या पाठ के जो पाठ होते हैं उन्हें पढ़ाते समय जो हम सस्वर वाचन करते हैं या कह सकते हैं इसके माध्यम से उच्चारण करते हैं, वो आपके पाठ संसर्ग के अंडर में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक। 47 नंबर क्वेश्चन है कि रचना शिक्षण उपागम के माध्यम से निम्न में से किस प्रकार शिक्षण के अच्छे अवसर मिलते हैं, जैसे उच्चारण शिक्षण, वर्तनी शिक्षण, वाक्य शिक्षण, उपयुक्त सभी। तो हम उपयुक्त सभी पे जाएंगे, यानी ये सभी चीज़ें अवसर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, पाठ संसर्ग उपागम में किस प्रकार के शिक्षण का सबसे अच्छा अवसर मिलता है। उच्चारण शिक्षण का, वर्तनी शिक्षण का, वाक्य शिक्षण का या शब्द शिक्षण का। इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चारण शिक्षण का। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हमने किया था लेकिन इसकी भाषा चेंज की है, क्वेश्चन वही बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएस ब्लूम के मूल्यांकन उपागम 3 चरणों में से कौन सा एक नहीं है। ठीक है, जैसे शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण ये तो होता है, व्यवहार में परिवर्तन का मूल्यांकन ये भी होता है, अधिगम का अनुभव ये भी होता है, लेकिन जो सहगामी अधिगम है ये इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से शब्द है, भाषा शिक्षण उपागम का तात्पर्य केवल किस विधि की अध्ययन से है, यानी किस विधि के अध्ययन से है। भाषा शिक्षण का तात्पर्य केवल किस दिशा में अध्ययन से है। भाषा शिक्षण का तात्पर्य किस विधि एवं किस दिशा में अध्ययन से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से योजना में विद्यार्थी को अधिगम की पूर्ण प्राप्ति होती है, मासिक योजना से, वार्षिक योजना से, इकाई योजना से या दैनिक पाठ योजना से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इकाई योजना से। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी को जो अधिगम की पूर्ण प्राप्ति होगी वो आपके इकाई योजना से
हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में से कौन सा आयाम करके सीखने के सिद्धांत पर जोर देता है? जॉन डीवी एवं किलपैट्रिक आयाम, हर्बर्ट आयाम, मॉरिसन आयाम, मूल्यांकन आयाम। तो इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा, यानी जो जॉन डीवी है और जो किलपैट्रिक का आयाम है वही आपको कह सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने के सिद्धांत पर जोर देता है। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत किस आयाम पर आधारित है? मॉरिसन आयाम, हर्बर्टी आयाम, मूल्यांकन उपाय, जॉन डीवी व किलपैट्रिक आयाम। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी बच्चा जो करके सीखेगा तो वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा गांधी जी बुनियादी शिक्षा से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका है 55 नंबर क्वेश्चन। भाषा शिक्षण की डाल्टन परियोजना है कक्षा प्रणाली पर बल देती है, स्वाध्याय प्रणाली पर बल देती है, बालक की व्यक्ति विकास की अपेक्षा करती है और भाषा शिक्षण में प्रयोगशाला की अपेक्षा करती है। तो ये दोनों तो होंगे नहीं। ठीक है। कक्षा प्रणाली पर बल देती है तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी स्वाध्याय प्रणाली पर बल देती है क्या? भाषा शिक्षण की जो डॉल्टन प्रणाली है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। ये कह रहा है कि भाषा शिक्षण में खेलों का सुझाव दिया है कुक महोदय ने, WM रायवन ने, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉरिसन आयाम संबंधित है इकाई योजना से, पाठ्य योजना से, मासिक योजना से, वार्षिक योजना से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके इकाई योजना से संबंधित है क्या? ठीक है। मॉरिसन आयाम है वो आपके इकाई योजना से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हर्बर्ट उपागम से संबंधित नहीं है? जैसे संबंधता, व्यवस्था, प्रयोग, आत्मीकरण। ठीक है। तो ये तो तीनों संबंधित होते हैं, लेकिन एसिमिलेशन है वो संबंधित नहीं होगा किससे? हर्बर्ट उपागम से। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि इकाई शब्द किसी समस्या अथवा प्रकरण से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं, समग्रता अथवा एकता को प्रकट करता है। इकाई योजना के संबंध में यह कथन किसने दिया है? जैसे रिस्क, मॉरिसन, हर्बर्ट और जिरंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रिस्क हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है कि हर्बर्टी उपागम के पद हैं, जैसे 3 है, 5 है, 8 है, 7 है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 5 स्टेप है किसके? हर्बर्टी। भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत लिया था। ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 है कि गच्छेयु इति पदे किम। गच्छेयु में कौन सा पद है? लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, या फिर लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। देखिए इसमें जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, जिसमें बनेगा गच्छेयु। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि कथम धातु लोट मध्यम पुरुष द्विवचन अस्ति। ठीक है। कथाम, कथयाम, कथ्यतम या फिर कथयतम। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कथयतम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि सेव धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूपम किम। सेवस्यते, सेवस्यते, सेवस्यते या फिर सेविच्यते। इन चारों में से जो सेव का रूप बनेगा लट लकार प्रथम पुरुष में, लट लकार प्रथम पुरुष में, वो बनेगा सेविच्यते। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 64 कि धातु रूपम अस्ति। धातु रूप है बद, गच्छ, लिख या फिर सर्वे। तो आपको पता होगा कि इसमें जो धातु रूप है वो है लिख। देखिए धातु रूप पूछ रहा है। ठीक है। अगर धातु भी पूछता तो ये धातु भी हो जाती, लेकिन धातु रूप लिख है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सक धातु लट मध्यम पुरुषम बहुवचनम अस्ति। सक धातु में जो लटे है उसका मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन दिए गए शक्नोति, शक्नथ, शक्नयात या फिर शक्नथ। तो इसमें जो रूप है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी शक्नयात। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 66, मूदस्व इत्यर्थ लकारो विद्यते। जो मूदस्व है उसमें लकार कौन सा है? लट है, लोट है, लंग है या फिर लट है? तो इसमें जो लकार है वो है अपना लोट लकार। ठीक है, मूदस्व। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संति इत्यर्थ मूल धातु लकार से विद्यते। जो संति है उसमें मूल धातु और लकार आपको बताना है। अस धातु लट लकार है या फिर आज धातु लट लकार है, अस धातु लोट लकार है या फिर सन धातु लट लकार है? तो इसमें जो लकार है वो है अस धातु लट लकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है कि अधुना निखिले संसारे कलस्य अशांते च वातावरण वाक्य अस्मिन् विशेषण पदम किम? अधुना, संसार, अशांत या फिर निखिल, निखिले सॉरी। तो इसमें जो विशेषण पद है वो आपसे विशेषण पद की बात कर रहा है। तो जो विशेषण पद है वो ऑप्शन नंबर 4 यानी निखिले। विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, और विशेषण वो होता है जिसके मतलब जो विशेषता होती है ना वही होती है विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 69, काष्ठ छेदेन शांत प्रेम सायंकाले गृहमागच्छतम वाक्यम विशेषण पदम की। अब देखिए इसमें आपको विशेषण पद निकालना है। श्रांत है, प्रेमल है, काष्ठ छेदन है या फिर सायंकाले है? तो इसमें जो आपका विशेषण है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी प्रेमल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, यथेष्ट ग्रहण मंजूषा रिक्त स्थान उचित पूर्ति करनी है। आपको इसमें उचित पूर्ति करनी है कि एक आएगा, एकम आएगा, एकम आएगा या फिर एक शाम आएगा? तो इसमें आएगा आपका एकम यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है 61, उद्याने प्रातः काल ये 76 है, जना भ्रमणार्थम गच्छन्ति वाक्य अस्मिन् लिखित संख्या संस्कृत किम स्यात्? तो जो 76 है उसको क्या कहते हैं संस्कृत में? 76 को अपन क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे षष्ठ सप्तति यानी ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 72, चिरम अव्ययस्य अर्थो अस्मिन्। जो चिरम है उस अव्यय का अर्थ क्या है? दीर्घकालम, अल्पकालम, शीघ्रम या फिर निश्चित काल पर्यंतम? इसका जो अर्थ है वो है अपना दीर्घ कालम यानी ऑप्शन नंबर एक अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 73, लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात वाक्य अस्मिन् कति अव्यय सन्ति? इसमें कितने अव्यय हैं आपको ये देखना है। तो इसमें जो अव्ययों की संख्या है आपको बतानी है, 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है? तो इसमें जो अव्ययों की संख्या है वो है 3 यानी ऑप्शन नंबर अपना सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रमा ये लिख रहा है रमा ये लिख रहा है आपको 6, ये है 4 और ये है 5। ठीक है, हाँ ठीक है यही है। बाधन आपणम गच्छति वाक्य इसमें कृत्य संस्कृत समय करनी है। ये आपको बताना है कि 6:45 हो रही है तो इसको संस्कृत में क्या कहेंगे। तो देखिए आपके लिए ऑप्शन है पादोन सट, पादोन सप्त, पादोन सत्र या फिर पादोन सट। तो इसको कहेंगे अपन पादोन सप्त यानी 7 बजने में 15 मिनट की देरी है, पादोन सप्त इसको कहेंगे और यही 6:45 बजे हैं। तो ऑप्शन नंबर अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चल ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मोहन, ये आपके हैं 10:20 हो रही है। बादने विद्यालय गच्छति, मोहन है वो इतने बजे विद्यालय जाता है। तो इसको आपको क्या करना है, विश्वोत्तर 10 यानी आपको संस्कृत में लगना है इसे। विंशति कालाधिकम 10, 10 विंशति यानी विंशति न्यून 10, आपको इसको संस्कृत में लिखना है। तो इसमें जो संस्कृत हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विंशति कालादि 10 यानी 10 से 20 मिनट ज़्यादा। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 76। भाषा शिक्षते, भाषा सीखी जाती है कैसे? अनुकरण से, अभ्यासन, उभयो यानी दोनों से, या फिर पठन में। तो भाषा किस प्रकार से सीखी जाती है? तो भाषा सीखी जाती है अनुकरण से भी और अभ्यास से भी, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 77। संस्कृत भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा है संश्लेषणात्मक, व्याकरणनिष्ठ, उभयो या फिर विश्लेषणात्मक। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है। तो संस्कृत भाषा है वो कौन सी भाषा है? उभय भाषा, यानी संश्लेषणात्मक भाषा भी है और व्याकरणनिष्ठ से भाषा भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, अधोलिखितेषु भाषा शिक्षणस्य सिद्धांत नास्ति। जो निम्न में से जो सिद्धांत दिए हैं उसमें शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। प्रकृतिवादी सिद्धांत, रुचि सिद्धांत, अनभ्यास सिद्धांत या फिर बहुमुखी सिद्धांत। तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा होगा कि ऑप्शन नंबर जो सी है, जिसको अनअभ्यास सिद्धांत कहते हैं, ये शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, जबकि शिक्षण का सिद्धांत होता है अभ्यास से सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 कि भाषा शिक्षण से सिद्धांत अस्ति। जो भाषा शिक्षण है उसका सिद्धांत है भाषात्मक अभिव्यक्ति सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता सिद्धांत या फिर सर्वमव्य। तो आपको पता होगा ये सभी सिद्धांत आते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 80 चलेंगे अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 कि पतंजलि नाम अभ्यासस्य विषय न स्वीकृत है। जो पतंजलि है उन्होंने अभ्यास के रूप में स्वीकार नहीं किया है किसको? रुचि को, नैरत्य, उच्चारण या फिर वैराग। तो जो पतंजलि हैं उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, वो नहीं किया है अपने उच्चारण को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 81 कि अनुपातस्य क्रमस्य च सिद्धांत अनुसारेण सत्यम कथनम चिन्ह। आपको अनुपात क्रम सिद्धांत के अनुसार सही कथन को चुनना है। प्रारंभिक स्तरे मौखिक कार्य प्रधानता भवेत्। प्रारंभिक स्तर मौखिक कार्य की प्रधानता होती है। माध्यमिक स्तरे पाठ्य पुस्तक आधारे व्याकरण ज्ञान का कार्य यानी माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक की जो व्याकरण होती है उसका सबसे ज़्यादा ज्ञान करवाया जाता है। उच्च स्तरे तुलनात्मक अध्यात्म अनुवाद रचनात्मक कार्य च अधिकाधिक स्यु, यानी उच्च स्तर पर तुलनात्मक माध्यम से अनुवाद कार्य व रचना कार्य किए जाते हैं, या फिर सर्वव्यापी यानी सभी है। तो अनुवाद क्रम का आधार अगर अपन बात करें तो देखिए सभी ऑप्शनों को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये सभी एक अनुपात क्रम में यानी सही है, यानी सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना देखिए क्वेश्चन है कि बहुमुखी सिद्धांत अनुसार किम अवधि है। जो बहुमुखी सिद्धांत है उसके अनुसार देखिए उदाहरण प्रत्युदाहरणांच प्रस्तुतीकरणेन सामान्य नियमस्य प्रमाणीकरण सरल विचारणम उदाहरणम प्रस्तुत सामान्य नियम व्याख्यान या फिर सर्वे अब। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 कस्मिन् सिद्धान्ते अध्यापक मूल पाठस्य पूर्व स्वयं सस्वर पठति तदनन्तरं छात्रा तस्य पाठस्य शिक्षण भावानुगुणं वाचयति करोति। सबसे पहले किस सिद्धांत के अनुसार टीचर उस चीज़ को पढ़ता है, उसके बाद जो छात्र होते हैं वो भी उसके भाव का अनुकरण करते हैं। ऐसा कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन है आपके लिए एकता सहभागिता सिद्धांत, भावनात्मक अभिव्यक्ति सिद्धांत, मौखिक कार्य से सिद्धांत या फिर क्रियाशीलता सिद्धांत। इन चारों से आपको पता होगा कि ये जो सिद्धांत की बात हो रही है वो हो रही है ऑप्शन नंबर बी यानी भावनात्मक अभिव्यक्ति सिद्धांत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 यदा शिक्षक निर्धार पाठ्यक्रमांत पाठानां शिक्षणं पर्वाणां मुख्य दिवसानां ऋतूनां आधारे कारयति तथा सः अस्य सिद्धान्तस्य अनुसरण करोति। किस सिद्धांत का इसमें अनुसरण करेगा? तो देखिए ऑप्शन है आपके लिए समयवाद सिद्धांत, समवाय सिद्धांत, चयन विभाजन सिद्धांत,
बहुमुखी सिद्धांत या फिर एकता सहभागिता सिद्धांत। तो देखिए इसमें जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी चयन विभाजन योग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 85। यदा शिक्षक श्लोक पाठन समय तत्व संबंधित ग्रंथस्य नाम प्रसंग संदर्भस्य वर्णनं कुर्वन् तत्संबंधित भौगोलिक परिस्थितीनाम् अंतःकथादीनां प्रतिपादनमपि करोति तथा स कस्य सिद्धान्तस्य अनुसरण करोति। तो इसमें वो किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? स्वतंत्र व्यक्ता सिद्धांत, अभ्यास से क्रियाशीलता सिद्धांत, समवाय सिद्धांत या फिर बहुमुखी सिद्धांत। इसमें वो करता है 85 में है अपना ऑप्शन नंबर सी यानी समवाय सिद्धांत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए 86 क्या है अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी पुस्तकस्य रचनाकार अस्ति। जो स्टडी ऑफ प्रिंसिपल लैंग्वेज स्टडी है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी है, उसके रचयिता कौन है? H.E. पामर, विंसेंट ब्रुक्सन या फिर ब्रायन। तो इस बुक के जो लेखक हैं या रचयिता हैं वो हैं H.E. पामर यानी ऑप्शन नंबर एक अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड पुस्तकस्य रचनाकार अस्ति। H.E. पामर, B.S. ब्लूम, विंसेंट या फिर कमेनियस। ठीक है, तो इस बुक के जो रचयिता हैं रचनाकार हैं वो हैं विंसेंट यानी ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए कि श्रोता ग्रहणे ही श्लोक शब्द प्रसिद्ध इति केन शब्दानां संबंध व्यक्ति विद्यता सिद्धांत, मौखिक प्रवचन सिद्धांत, स्वाभाविकता सिद्धांत या फिर रुचि सिद्धांत। तो इसमें जो सिद्धांत है वो ऑप्शन नंबर डी यानी रुचि सिद्धांत। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 शिक्षकेन श्रव्य दृश्य उपकरणानां प्रयोग कस्मिन् सिद्धान्ते क्रियते। जो शिक्षक होते हैं वो श्रव्य दृश्य साधन का प्रयोग किस सिद्धांत में करते हैं? अभ्यास सिद्धांत, रुचि सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या फिर चयन विभाज्य सिद्धांत। तो इसमें जो सिद्धांत है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी रुचि सिद्धांत। ठीक है, रुचि सिद्धांत में श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 अपना लास्ट क्वेश्चन है संस्कृत का कि स्कूल में भाषा इति शब्दस्य लेखक पुस्तकस्य लेखक अस्ति। इस पुस्तक के लेखक कौन है? लुइस हैं, हर्बर्ट हैं, ब्रायन है या फिर कमेनियन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है लुइस यानी ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये पर्यावरण अध्ययन का जो 91 नंबर क्वेश्चन है ये है टांका नियामक के खांचे में कितने अंक अंकित होते हैं? जैसे 0 से 5 तक, 5 से 10 तक, 1 से 5 तक, 0 से 20 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 से 5 तक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, पहला स्पूल पिन की कील में धागे की रील लगाई जाती है, सिलाई के 5 चरण होते हैं, पिकिंग सीयर्स का केवल एक किनारा दांतेदार होता है, इंची टेप पर 1 से 60 तक इंच तक चिन्ह लगे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पिकिंग, हमें असत्य बताना रहता है ना, जो पिकिंग है वो सीयर्स का केवल एक किनारा दांतेदार होता है, ये गलत कथन है और बाकी सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा असुमिलित है? ये आपके फल या सब्जी दे रखे हैं, ये दे रखे हैं आपके उत्पाद क्षेत्र। ठीक है, जैसे नींबू धौलपुर में यानी कह सकते हैं उत्पादित किया जाता है, तो ये बात तो सही है, हमें बताना था गलत। ठीक है, तो ये तो सही हो जाएगा। मतीरा है वो टोंक में उगाया जाता है यानी उत्पादित होता है, तो ये भी बात सही है। अंगूर है श्री गंगानगर, ये सही है। आम है वो रायसमंद से संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि सिंचाई का आधुनिक साधन क्या है? जैसे चड़स, रहट, विद्युत पंप, डीकली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत पंप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइलो क्या है? गेहूं का रोप, अनाज के भंडारण गृह यानी जो भंडार गृह बोलते हैं, फसल काटने की मशीन है या जैव खाद है? यानी साइलो क्या है वो ये पूछा है। तो साइलो एक अनाज के भंडार गृह है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में देश का कितना पशुधन है? 10.11%, 10.58%, 11.51% और 9.57%। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा यानी जो 10
58% है वो आपके राजस्थान में देश का पशुधन हो जाएगा, ठीक है। यानी टोटल जो भारत में है उसका परसेंट निकालोगे तो 10.58 निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका है 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन बताना है। जैसे 20वीं पशुगणना में देश में पशुओं की संख्या 4.6% या प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो ये बात सही है। पुंगल भेड़ की एक नस्ल है, तो ये भी बात सही है, इसे पूगल बोल देते हैं, ठीक है। राजस्थान में जो 20वीं गणना हुई है उसमें पशुओं की संख्या है 2.66% की कमी हुई है, जबकि देखो यहाँ पे देख रखा है देश में पशुओं की जो भी जनगणना हुई थी तो उसमें जो पशुओं की संख्या थी 4.6% की वृद्धि हुई थी, जबकि ये कह रहा है यहाँ पर कमी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर लास्ट ऑप्शन देखो कि गायों की संख्या में राजस्थान का छठा स्थान है, ये भी बात सही है, यानी हमारे ए बी और डी बात सही थी, जो गलत थी वो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उद्योग विकास कोष की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो ध्यान रखना है आपको 20 मई 1986 को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, ये कह रहा है कि असत्य कथन चुनिए। हाथी दांत की कार हेतु जयपुर विख्यात केंद्र है, ये बात सही है। झुंझुनू में हाथ से कागज बनाने का कार्य होता है, यही गलत हो जाएगा। बाकी बीड़ी उद्योग में तेंदुपत्ता का काम में उपयोग लिया जाता है, ये बात सही है। फैशन फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम खादी एवं जो ग्राम उद्योग हैं बढ़ाने हेतु चलाया गया था, ये भी बात सही है। तो हम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जो असत्य था, ठीक है। नेक्स्ट है MRTP कमीशन कब बना, ठीक है। तो जैसे ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 है कि असत्य कथन चुनिए। राजस्थान में सीमेंट उद्योग की जो शुरुआत है वो 1900 कह सकते हैं 15 में लाखेरी से हुई थी, तो ये बात सही है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ को राज्य की सीमेंट नगरी कहा जाता है, ये भी बात सही है, ये भी सही है, ठीक है। पचभद्रा में सोडियम सल्फेट का कारखाना स्थापित है, ठीक है। लेकिन 4 नंबर ऑप्शन या डी नंबर ऑप्शन बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है, तो हम कहेंगे ए सही था, बी सही था और डी सही है। लेकिन जो पचभद्रा में है वो सोडियम सल्फेट की कारखाने की कह सकते हैं कारखाना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 है नाबार्ड की स्थापना की गई थी जो यूनुस खान समिति की सिफारिश पर, आबिद हुसैन समिति की सिफारिश पर, बी शिवारमन समिति की सिफारिश पर, जगमोहन समिति की सिफारिश, तो ये राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी बी जो शिवारमन थे उनकी सिफारिश की समिति के अकॉर्डिंग हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1975 में। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, डेट याद रखना होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन है कि 9 अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई, तो यही ऑप्शन असत्य हो जाएगा। बाकी ये तीनों अगर ऑप्शन पढ़ते हो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 है कि असत्य कथन कौन सा है। जैसे भारतीय संसद द्विसदनीय है, तो ये बात सही है। अब तक 9 बार लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया गया है, ये भी बात सही है। लोकसभा की जो बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ये भी बात सही है। अनुच्छेद 89 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान है, जो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है राज्यसभा में राजस्थान की सदस्य संख्या किस राज्य के समान है, तो वो आपके उड़ीसा यानी उड़ीसा राज्य के समान। क्वेश्चन नंबर कह सकते हैं 107 है, ये कह रहा है कि राज्य विधानसभा के बारे में सत्य कथन है। अनुच्छेद 168 में उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगी। इसमें अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तो ये कहना सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 108, विधानसभा चुनावों में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, ठीक है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है 1967 में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष जो
नरोत्तम लाल जोशी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका है झुंझुनू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असत्य कथन चुनिए। ठीक है, ये कह रहा है कि 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में 26 जिले थे, तो ये बात सही है। जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं, तो ये भी बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ऑप्शन है कि राजस्थान में 30वां जिला दौसा बना था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, जबकि 4 नंबर ऑप्शन भी सही है, सवाई जो माधोपुर है जिला भरतपुर संभाग में है। ठीक है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? ठीक है, तो ये आपका किया गया था 24 अप्रैल 1993, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान पंचायती राज अध्यादेश में परिवर्तन कब हुआ? तो ये आपका हुआ था फैक्चुअल है 2000 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? जैसे 2 नंबर ऑप्शन है या बी नंबर ऑप्शन को पढ़ो। अच्छा शिक्षण उद्देश्य मुक्त व शिक्षण को निर्जीव बनाने वाला होता हो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे शिक्षण में ध्यान रखा जाता है बालक के पूर्व अनुभवों को, सही बात है। बालक के मानसिक स्तर को, इसको भी रखा जाता है। बालक की कमियों को, ये भी रखा जाए, तो हम कहेंगे उपयुक्त सभी या डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत का मुख्य नियम न होकर गौड़ नियम है? तो ठीक है, जैसे तत्परता मुख्य हो जाएगा, अभ्यास में मुख्य हो जाएगा, प्रभाव में मुख्य हो जाएगा। जो आपका बहु प्रतिक्रिया का नियम है, ये आपका गौड़ नियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 116 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत से संबंधित मनोवैज्ञानिक है। किससे? क्रिया प्रसूत अनुबंध से। तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी स्किनर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने स्कूल को बाग, शिक्षक को माली तथा बालक को पौधे की संज्ञा देते हुए किंडरगार्टन, ये किंडरगार्टन है, ठीक है, किंडरगार्टन प्रणाली विकसित की? जैसे प्रोवेल ने, मॉन्टेसरी ने, हेनरी कोल्डकुक ने या डाल्टन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोवेल, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के सिद्धांतों का सही युग में, जैसे निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत होता है, उपयोगिता का सिद्धांत ये भी होता है, रुचि का सिद्धांत ये भी होता है, प्रेरणा का सिद्धांत ये भी होगा। तो बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, ये कूट दे रखे हैं, तो हम ऑप्शन नंबर डी पे ही जाएंगे, यानी ये सभी कूट सही थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो 119 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि बालक अधिकांश सामाजिक व्यवहार दूसरों का परीक्षण तथा नकल करके सीखता है, यह विचार देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो ये आपके बाटोरा थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगमन विधि है बालक में तार्किक सोच विकसित करती है, ये बात सही। बालक में अर्जित ज्ञान प्रभावी और स्थायी होता है, यानी किसमें? आगमन विधि में। उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं यानी अग्रसर होते हैं, तो ये भी बात सही है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं मैथ के सेक्शन पे। ठीक है, जो गणित का सेक्शन है अपना दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले यानी क्वेश्चन नंबर 121 से। यदि भिन्नों को छोटी से बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सी भिन्न मध्य में रहेगी? देखिए, इसके लिए आपको ये सब सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं पहली वाली को। तो ये हो जाएगा 125/200, यानी 125/200। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा अपना 0.627। ठीक है, इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको और इसको। जब सभी को सॉल्व कर लेंगे तो आरोही क्रम में लिख लेंगे सभी को। आरोही क्रम में लिखने पर हमें पता चलेगा कि जो मध्य में आने वाली है भिन्न, वो भिन्न है 3/4, यानी ऑप्शन नंबर एक अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश में से 2 घटा दिया जाए और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो हर और अंश का 8 गुना हो जाता है। तो मूल भिन्न के अंश और हर के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए कोई भिन्न x/y है। ठीक है, अब उसने बोला है कि जो अंश में से, यदि अंश में से 2 घटा दिया जाए, पहले उसने बोला है कि एक अंश का
एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, इसका मतलब है कि x बराबर है वो y-4 है। ये समीकरण 1 मान लेंगे हम। अब दूसरी जगह पे उसने कहा है यदि अंश में से 2 घटा दिया जाए, ठीक है, दूसरा समीकरण बनाते हैं। यदि अंश में से 2 घटा दिया जाए, ठीक है, हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो ये जो हर है वो अंश का 8 गुना हो जाता है, यानी इसको लिख देंगे 1/8। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो अपने अभी समीकरण बनाया था, समीकरण x बराबर y-4, इन दोनों को आपस में x और y के मान एक्सचेंज कर लेंगे, जिससे अपन पे x और y के मान आ जाएंगे। यहाँ से x का मान अपना आएगा 7 और y का आएगा 11। जब दोनों का अंतर अपन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए 123 नंबर, ये जो सभी दी गई हैं भिन्न को आरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए इन सभी भिन्नों को आप लिखेंगे तो पहली भिन्न, इन सभी को भाग दे के देखेंगे आप, क्योंकि इसमें कोई रूल नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो भाग देने पर आप जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर अपना 3 है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी 9/14 सबसे छोटी भिन्न, उससे बड़ी 25/36, उससे बड़ी 16/21, उससे बड़ी 7/9 और उससे बड़ी 11/14। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 124, एक भिन्न का अंश उसके हर से 6 कम है, ठीक है। यदि इसके अंश में 1 घटा दिया जाए और इसके हर में 5 जोड़ दिया जाए तो इसके अंश में 4 गुना हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए वो भिन्न x/y है, ठीक है। वो कह रहा है इसका भिन्न का अंश है इसके हर से 6 कम है। जो अंश है वो हर से कितना कम है? 6 कम है, ठीक है। पहला समीकरण ये बन गया अपना। अब देखिए अब दूसरा समीकरण बनाएंगे अपन कि यदि अंश में से 1 घटा दिया जाए, ठीक है, अंश में से 1 घटा दिया जाए और इसके हर में 5 जोड़ दिया जाए, ठीक है, 5 जोड़ दिया तो इसके अंश से 4 गुना हो जाता है, ठीक है, यानी 1/4 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे और जो भी अपने मान निकाला है उसको सॉल्व कर लेंगे। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपकी भिन्न आ जाएगी, ठीक है। और जो आपकी भिन्न होगी वो होगी अपनी जो आपकी भिन्न होगी वो हो जाएगी अपनी ऑप्शन नंबर बी, यानी 5/4 अपने आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 125 है कि ये जो संख्या दी हुई है इसका मान ज्ञात करना है आपको। देखिए इनको आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये क्योंकि ड्यू रिकॉर्डर पर सामने नहीं हो सकता, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इसका। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1/26 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि संख्या इतने के सभी गुणनखंडों का योग आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसके सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से लिखना है 19,600। इसमें आपको इस तरीके से इसके गुणनखंड बनाते जाने हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर आ नहीं सकता तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका जो आएगा सॉल्व होके इसके जो गुणनखंड आएंगे वो गुणनखंड आ जाएंगे अपने 2⁴ गुणा 5⁴ गुणा 7⁴। अब हमको निकालना है योग। तो योग निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि इस प्रकार से इसको लिखते हैं कि देखिए ये है 4, तो अपन लिखेंगे 2⁴0 प्लस 2⁴1 प्लस 2⁴2 प्लस 2⁴3 प्लस 2⁴4। यहाँ तक ले गए, प्लस यहाँ पे कर देंगे अपन मल्टीप्लाई। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये है 5⁴2, तो इसको लिखेंगे अपन 5⁴0 5⁴1 और 5⁴2, सिर्फ यहीं तक लिखेंगे। फिर गुणा करके ऐसे ही अपन 7 के साथ कर देंगे, 7⁴0 प्लस 7⁴1 और प्लस 7⁴2, ठीक है। इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे और आपस में गुणा कर देंगे। जब आप गुणा कर देंगे तो आपका मान आ जाएगा और वो मान होगा 54,707, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। सेम यही तरीका इस वाले क्वेश्चन का है कि 25,200 के अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करनी है। तो सेम यही तरीका है, 25,200 लिखेंगे आप और इसी प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंड अपन ज्ञात कर लेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा
5 और गुणा 7, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 128, 4 सही 3/7 माइनस 1 सही 3/14 बराबर x प्लस 2 सही 3/28 में x बराबर है। इसमें अपन को x का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल है, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो आपको इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 31/7 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17/14 माइनस बराबर कर देंगे x प्लस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 59/28। ठीक है, अब x को एक तरफ रख लेंगे और इसको इधर ले आएंगे, और जब इन सभी को सॉल्व कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा अपना, और x का मान आएगा अपना 1 सही 3/28, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें आपको बता दूं मैं, इन सभी को आप पहले जोड़ लेना, ठीक है, और बाकी अलावा इन भिन्नों को जोड़ लेना, फिर बाद में सबको एक साथ जोड़ देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 90 सही 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि की जाए और हर में 10% की कमी कर दी जाए तो 16/21 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं बता दूं, मान लीजिए भिन्न है x/y, इससे गुणा करना है किसका, 20% की वृद्धि हो जाती है, तो अगर मान लीजिए कि पहले 100 थी तो अब कितनी होगी 120। इसी प्रकार अगर हर में 10% की कमी कर दी जाए, पहले 100 थी तो अब कितनी रहेगी 90, 0 से 0 कट गया, 9 से इसको काट देंगे, और ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 16/21। जब इन सभी को आप सॉल्व कर लेंगे तो x/y का जो मान आ जाएगा अपने पास वो आ जाएगा 4/7, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, सिर्फ सॉल्व करना है, ये आपको सिर्फ इतना आ जाना चाहिए कि जो बराबर होता है, अगर यहाँ पे मान लीजिए a/b है और यहाँ पे c है, तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, a b गुणा c। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है कि a/b/c, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, c को तो ले जाएंगे ऊपर और b को यहीं रहने देंगे, यानी a गुणा c/b। सिर्फ ये तरीका आना चाहिए। आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, 7/8 है तो 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बचा 6 गुणा 8/7। ठीक है, अब दूसरी वाली संख्या को देखते हैं, 6/7/8। देखिए, बराबर का चिन्ह यहाँ पे है, तो 7 को नीचे उतार लेंगे तो ये बन जाएगा 6 7 गुणा 8। ठीक है, अब उनको आपस में क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, कितना अधिक है, इसमें से इसको घटा देंगे। तो इसको जब घटाएंगे अपन, तो देखिए एक तो अपना था 6 गुणा 8/7 माइनस दूसरा आया है अपना 6/8 गुणा 7। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा अपना 6 सही 3/4, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए साधारण भिन्न ज्ञात करनी है इसकी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए कितने अंकों पर लगा हुआ है बार, उतने तो लिखते हैं 9, जितने अंकों पर नहीं लगा है बार उतने लगाते हैं 0, और उसी संख्या को एक बार लिख लेते हैं, और जितने अंकों पे बार नहीं लगा है उन संख्या को उसमें से पूरे में से घटा देते हैं। ठीक है, सिर्फ यही तरीका होता है। दोबारा बता देता हूँ मैं आपको कि सबसे पहले जितने अंकों पे बार है उतने लिखते हैं 9, जितने अंकों पे बार नहीं है उतने लगाते हैं 0। ठीक है, फिर पूरी संख्या लिख लेते हैं, और जितने अंकों पे बार नहीं है उस पूरी संख्या को उसमें से घटा देते हैं। देखिए, ये आ जाएगा 3900/9,900। इससे इसको काट देंगे, इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे। जब पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 13/33, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि यदि एक भिन्न अपने व्युत्क्रम के दोगुने से इतने अधिक है तो वह भिन्न है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ऑप्शन का अगर सहारा लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, अपने व्युत्क्रम के दोगुने से अगर कोई संख्या इतनी अधिक है तो वही भिन्न क्या है। देखिए, मान लीजिए 3/5 है,
इसका अपन को व्युत्क्रम कर दिया तो व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 5/3। इसका दुगना अगर इसमें से घटा देंगे तो वो कितना आना चाहिए 7/15 आना चाहिए। और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। यानी 5/3 में से अगर हम इसका उल्टा कर देंगे तो 3/5 हो जाएगा, इसका दोगुना कर देंगे, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा अपना 7/15। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 134। देखिए, एक स्कूल ग्रुप में एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है और 4/5 सीटें घेरता है। 1/4 यात्री के चले जाने के बाद शेष यात्री की 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न क्या होगी? चले जाते हैं तो शेष यात्री 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। अब 2 बसों में घिरी गई सीटों की भिन्न क्या होगी? देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ऊपर नहीं स्क्रीन पे नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 9/10। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कौन सा कथन सत्य है? 72 के कुल 12 धनात्मक गुणनखंड होते हैं। देखिए, दूसरा ऑप्शन है प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत योग 400 होता है। तीसरा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। तो इसमें आपको सत्य कथन छांटने हैं कि सत्य कथन कौन कौन से हैं। तो जो सत्य कथन है वो सभी हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 136 कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 1 से 75 तक कुल अभाज्य संख्याएं 21 होती हैं। दूसरा है सअभाज्य संख्याओं में दोनों संख्याएं सदैव अभाज्य संख्याएं होती हैं। तीसरा है अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड सदैव 1 होता है। ठीक है, तो आपको इसमें से सही आंसर अपना चुनना है। तो 136 में देखिए, तो सत्य कथन चुनना है। तो 1 से 75 तक कुल अभाज्य संख्याएं 21 होती हैं, ये बात सही है, लेकिन सहअभाज्य अभाज्य संख्या हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि 15 और आप मान के चलिए 41 ये भी सहअभाज्य संख्या है, लेकिन ये तो अभाज्य नहीं है ना, ये तो भाज्य। इसी प्रकार अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड सदैव 1 होता है, नहीं ये गलत है, 2 होते हैं। एक तो खुद संख्या होती है और एक होता है। ठीक है, एक और खुद संख्या 2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 137 कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपको कुछ नहीं करना है, 2/3, 3/5 और 11/15 इनको आपस में भाग देना है और आपको आरोही क्रम में लिखना है। फिर आपको पता चल जाएगा कि सही क्रम कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 138 वह भिन्न जिसमें हर 30 और जो 5/8 और 7/11 के बीच में स्थित है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनको भाग दे के देखना है। देखिए, जब आप 5/8 का भाग देंगे, 5 में 8 का भाग देंगे तो जो भी संख्या आएगी, और जो 7/11 पे भाग देने पर जो भी संख्या आएगी, फिर इसमें से आप सब में भाग दे के देखेंगे तो जो बीच में संख्या आएगी ना इन दोनों के में, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो वो संख्या होगी अपनी ऑप्शन नंबर बी, यानी 19/30। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अभाज्य संख्याओं के सदैव 2 भाजक होते हैं। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 2 है और अभाज्य संख्या सदैव विषम संख्या होती है। इसमें से आपको सत्य छांटना है। तो इसमें से जो सत्य है वो देखिए पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, लेकिन अभाज्य संख्या सदैव विषम हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है लेकिन वो विषम न होकर सम है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है कि सअभाज्य संख्याओं के लिए निम्न में से असत्य है। आपको असत्य छांटना है इसमें। ठीक है, सअभाज्य संख्याओं में दोनों संख्याएं भाज्य हो सकती हैं। सअभाज्य संख्या में दोनों संख्याएं अभाज्य हो सकती हैं। सअभाज्य संख्याओं में एक संख्या भाज्य और दूसरी संख्या अभाज्य हो सकती है। सअभाज्य संख्याओं में 2 संख्याएं सम संख्या हो सकती हैं।
आपको असत्य देखना है। तो 140 में जो असत्य है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी सअभाज्य संख्याएं दो सम संख्याएं हो सकती हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दिया गया है प्राकृत संख्या, इसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके इस प्रकार से लिख के आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करनी है, और वो जो 2 की घात आएगी या 3 की घात आएगी या 5 की घात आएगी उसको इसमें रखना है। तो देखिए इसमें जो 2 की घात आएगी वो आएगी 3, 3 की घात आएगी 4 और 5 की घात आएगी 2। अब इन सबको इस ऑप्शन में लिख देंगे, ठीक है, और उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपको संख्या इतने के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 7। 5 अभाज्य है लेकिन 6 अभाज्य नहीं है, तो 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 9 और 3 की पावर 9। इसी प्रकार से आप 8 को भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और इसकी पावर 10, फिर 10 और फिर 10। इन सभी को आप 2-2 को जोड़ लेंगे, 3-3 को जोड़ लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। सभी को जब आप गुणनखंडों को जोड़ देंगे तो आप पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी और वो होगी 81, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना कि किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना गणित के किस मूल्य से संबंधित है। देखिए वो क्या कर रहा है, गणितज्ञों के कार्यों की प्रशंसा कर रहा है। अगर कोई गणितज्ञों के कार्यों की प्रशंसा कर रहा है इसका मतलब वो उसका सौंदर्यात्मक मूल्य, यानी ऑप्शन ये कि हाइवेन के अनुसार गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है, सांस्कृतिक, सामाजिक, अनुशासनात्मक संबंधी मूल्य या फिर बौद्धिक मूल्य। तो ये जो संबंधित है वो है सांस्कृतिक मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कलात्मक मूल्य के द्वारा वह हल कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 140 कि गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है, समुदाय में, विज्ञान में, सिद्धांत एवं तर्क में या प्रयुक्त सभी में। तो आपको पता होगा गणित का उपयोग सभी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है संख्या ज्ञान, प्रतिरूप, संकेतों का उपयोग या फिर मापों एवं आंकड़ों की समझ। तो संकेतों का उपयोग नहीं किया जाता है प्राथमिक स्तर पर, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 कि इस संसार में गणित का ही साम्राज्य चलता है तथा यहाँ सब कुछ संख्या में है। गणित के संबंध में उक्त विचार संबंधित है प्लेटो, पाइथागोरस, यूक्लिड या फिर थेल्स। तो ये बात जो कहने वाले थे वो थे थेल्स, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये जो कहने वाले थे वो थे पाइथागोरस थे, सॉरी, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 149 व्युत्पत्ति के आधार पर मैथमेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से बना है। तो आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स शब्द है वो मैथेमा, मैथेटिकोस और मैथेनेनियन, यानी इन सभी शब्दों से मिलकर बना है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली गणित दर्शन यानी विजन में शामिल है बच्चे गणित में आनंद लेना सीखें, ये भी बात सही है। बच्चे अर्थपूर्ण गणितीय संख्याएं प्रस्तुत तथा हल करें, सही है। शिक्षक कक्षा में हर छात्र की शैक्षिक गतिविधि से जुड़ाव की अपेक्षा रखें, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अपने सभी क्वेश्चंस पूरे होते हैं।